Hello students, how are you? In our previous class we completed our chapter number 10, that is electric current. Okay, and now let's discuss some of the numericals. Most of the numericals we already discussed when the points of chapter were going on. The two numericals which are remaining, let we discuss. Firstly, I am discussing about the question number 20. Okay, so let we discuss about the first question number 20, that is two resistance are of the same material and having same length. दो रेसिस्टेंस हैं जिनकी लेंथ भी कितनी है, सेम है, मटेरियल भी क्या है, सेम. ओके, इफ द रेशियो ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन इज 2:1, अगर इनके क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो है वो 2:1 हो, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंसेस. तो उनके जो रेसिस्टेंसेस होंगी उनका रेशियो क्या होगा. क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ओके, अब अपन यहां पे कुछ चीजें एज्यूम करते हैं. लेट, अब लेंथ के साथ आपको जाना है तो यू नो दैट रेसिस्टेंस की लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जाना है तो R इज इक्वल्स टू होता है KL अपॉन A. R इज इक्वल्स टू क्या होता है, KL अपॉन A. अब आपको L के बारे में बोल दिया कि भाई लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो दे दिया और K के बारे में बता दिया आपको सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है तो K सेम रहेगा. ओके, तो अपन यहां पर इनके लिए अपन वैल्यूज एज्यूम करते हैं, चेंज नहीं हो रहे तो इन दोनों के लिए वैल्यूज अपन क्या ले लेंगे, दोनों के लिए K और L ही कंसिडर करते हैं. ओके, लेट द रेसिस्टिविटी ऑफ वायर्स की रेसिस्टिविटी जो है वो दोनों की कितनी है, K मान लेते हैं अपन. एंड लेंथ भी सेम बोली है तो अपन बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ वायर्स इज L. लेंथ कितनी है, L. गॉट इट. अब आपको गिवन जो है उसके ऊपर बात करें. सिंस द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका रेशियो आपको दे रखा है और वो कितना है 2:11. कितना है, 2:11. सो द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या सीधा सीधा क्रॉस सेक्शन लिख दे, क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट वायर, दोनों का रेशियो ये है तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट वायर का है 2E. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए A काम में लेते हैं तो रेशियो 2:11 है तो A का कितना मान लिया, A. द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड वायर वो मान लेते हैं अपन, दैट इज 11. ओके, सो द रेसिस्टेंस ऑफ वायर फर्स्ट इज R1 बोल लेता हूं मैं उसको, तो वो कितना हो जाएगा, KL अपॉन A. A की जगह कितना आ जाएगा, 2 है तो दैट इज 2E. एंड द रेसिस्टेंस ऑफ वायर सेकंड उसको मान लेता हूं मैं R2, KL अपॉन 11E. गॉट इट. अब आपको इनका रेशियो निकालना है. सो रेशियो तो पूछा है ना अपने को, रेशियो ऑफ रेसिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा यानी कि R1 अपॉन R2 विल बी कितना हो जाएगा, KL अपॉन 2A डिवाइड बाय KL अपॉन 11A. इसको सॉल्व करोगे तो KL अपॉन 2A ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो दैट इज 11A अपॉन KL.
KL तो कितना आ गया 11:2. So the answer is 11:2. Got it? Understand? अब इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, इतना करने की जरूरत नहीं भी पड़ती, सीधा सीधा अपन लिखें डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करें. सिंस R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा A के, इसलिए जब दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है तो सिंस रेशियो ऑफ ए, अब ये चीजें बहुत हाई लेवल पे जानने पर समझ में आती है, तो इसको एक बार चाहे आप रहने देना समझ तो लो, बाकी अपने को करना वही है. सिंस रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो है वो कितना है 2:11 और ये इनवर्स है, सो रेशियो ऑफ रेसिस्टेंसेस विल बी 11:2 क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लेकिन ये हाई लेवल है, डायरेक्ट करने का मेथड है, तो इसको मेरा सजेशन तो ये इसको अवॉइड करें. थोड़ा सा लेंदी है लेकिन वो समझ में आता है ये. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने को 3 रेसिस्टेंसेस के बारे में बताया हुआ है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 रेसिस्टेंसेस हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है. क्वेश्चन नंबर है 30. क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेसिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम. 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के लिए हाईएस्ट और लोवेस्ट कॉम्बिनेशंस आपको निकालने हैं. तो यू नो दैट हाईएस्ट किस में आएगा सीरीज में, लोवेस्ट किस में आएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अपन बोल सकते हैं सिंस हाईएस्ट पूछा है ना, सिंस द टोटल resistance of series is higher than parallel combination. यानी कि हाईएस्ट तो सीरीज में होता है, मिनिमम में लोअर किस में होता है पैरेलल में. तो एक बार अपन क्या करेंगे इसको हाईएस्ट के लिए उनको सीरीज में मानेंगे और लोवेस्ट के लिए किस में मानेंगे अपन पैरेलल में. तो अपन बोल सकते हैं सो फॉर हाईएस्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. हाईएस्ट के लिए किस में कनेक्टेड होंगे सीरीज में, एंड फॉर लोवेस्ट दे आर, ये सो रहने देना, सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. हाईएस्ट के लिए सीरीज में और लोवेस्ट के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे. सो देयर हाईएस्ट रेसिस्टेंस आर विल बी, सीरीज के अकॉर्डिंग रहेगा. हाईएस्ट रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 ओम. तो हाईएस्ट तो कितना होगा 6 ओम. फॉर लोवेस्ट रेसिस्टेंस यानी कि किस में है ये पैरेलल,
तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि 1/r इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम हो गया तीनों का 6। ओके, हाउ मेनी टाइम 6 टाइम 6, 3 टाइम 3, 2 टाइम 2, 11/6। so r is equals to 6/11 ohm। ये 1/r है, तो लोवेस्ट कितना होगा उनका, दैट इज 6/11 ohm। गॉट इट, क्लियर, अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन है जो अपन ने डिस्कस नहीं किया था, यहां पर कर लेते, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको क्वेश्चन में 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, सॉरी नॉट 30, दैट इज 31। 31 क्वेश्चन है, व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज 2.5 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 2.5 वोल्ट, और आगे बोल रहा है व्हेन 10 मिली एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, और I की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मिली एम्पियर, और R आपसे पूछा है। अब ये मिली में है तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिली का मींस कितना होता है 10⁻⁻3, तो दैट इज 10⁻⁻3 एम्पियर। नाउ R आपको पूछा है, तो यू नो दैट सिंस V is equals to IR, so R will be V upon I। V कितना है 2.5 अपॉन 10⁻⁻3, यानी कि 2.5 10⁻⁻3 को ऊपर ले आओ तो प्लस का हो गया, 10⁻⁻3 का मतलब 1000 को आप मल्टीप्लाई करोगे, एक तो पॉइंट हटाने में यूज हो गया, बच गया 20250 ओम। तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2.250 ओम। गॉट इट, सो ये इसका आंसर है। क्लियर, चलिए नाउ आवर चैप्टर नंबर 10 is completed. After that I am starting our next chapter, that is work, energy, power. Okay, it is a very easy chapter of the physics because we already discussed about the power in this chapter, previous chapter, that is which we completed. So there is only two portions of that chapter, that is work and energy. I am starting about firstly about the work. मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं वर्क किसे बोलते हैं, what do you mean by work। नॉर्मल लैंग्वेज में वर्क का मीन्स अलग होता है, साइंटिफिकली वर्क का मीन्स अलग होता है। Got it? वर्क का अपन चलें तो वर्क का जो मीन्स निकलता है वो होता है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन applied force change the state of motion। जब एक applied force जो है उसके कारण से जब किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन का मीन्स ऑब्जेक्ट रन कर रहा है, मूव कर रहा है, या रुका हुआ है, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसके डायरेक्शन में चेंज मीन्स क्या है। देखो पहले तो इसको समझना, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का मीन्स क्या है। अगर ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग है, रुका हुआ है, तो वो मोशन करने लग जाए, मोशन कर रहा है तो वो रुक जाए, ओके, या उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं कि उस पर वर्क हुआ है। तो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अप्लाइड फोर्स, जब अप्लाइड फोर्स जो है चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, उसमें स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज ला दे। क्या ला दे, उसकी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज ला दे। अब स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, स्टेशनरी से मोशन करने लगे, मोशन से स्टेशनरी हो जाए, वेलोसिटी में चेंज हो जाए, या डायरेक्शन में चेंज हो जाए।
ऐसा इनमें से कोई भी इवेंट अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या बोलेंगे अपन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं व्हेन अप्लाइड फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला दे तो उसकी सिचुएशन में अपन क्या बोलते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन। साइंटिफिकली या मैथमेटिकली अपन बात करें, देन वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। साइंटिफिकली वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। गॉट इट। जिसमें फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, फोर्स की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मल्टीप्लाई, या सिंपली आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। अगर अपन इसका फॉर्मूले की अपन बात करें, फॉर्मुलेशन ऑफ वर्क, एक्चुअल में तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है जो एक फाइनली अपन बाद में निकालेंगे, उससे अपन फर्स्ट डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहां पर चेंज है। दो अलग अलग कंडीशंस है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हो। एक काम करो, इसको यहां पर इतना याद रखो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट अपन बात करें, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जब दोनों किस में हो, एक ही डायरेक्शन में हो। गॉट इट। इन दैट केस, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके इस पर अपन ने F फोर्स लगाया। F फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी A पोजीशन से B पोजीशन पे आ गया। जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लें अपन, दैट इज S। कितनी मान लेते हैं अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस, S। गॉट इट। तो इस कंडीशन में जो वर्क है वो इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल्स टू F इनटू S। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल्स टू F इनटू S। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके मैंने इसको यहां से पुश किया, तो पुश करने पर फोर्स की डायरेक्शन दैट, और ये चल भी उधर ही रहा है, ओके ये इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रिलीज किया, तो इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन साइड में, ओके और ये मोशन भी किधर कर रहा है, डाउन साइड में। तो दोनों कंडीशंस जो तभी दोनों एग्जांपल अपन ने कंसीडर किए, उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उस कंडीशन में W इज इक्वल्स टू कितना होता है, Fs। गॉट इट। सेकंड जो कंडीशन आती है, when force and displacement are not in same direction। फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, R। सेकंड जो आती है, when force and displacement are not in same direction या are in different direction, different direction। सपोज कीजिए दैट इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके इस ऑब्जेक्ट पर इस साइड में फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट पर इस साइड में फोर्स लग रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है इस फोर्स के कारण से अपनी A पोजीशन
ये मान लेते हैं ए पोजीशन और ये मान लेते हैं उसकी बी पोजीशन, यहां पर पहुंचा और यहां इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं दैट इज एस। ओके, अब यहां इस कंडीशन में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, यानी कि दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो किसकी डायरेक्शन में हो, along in the direction of displacement is used to calculate the work, उसका यूज किया जाता है वर्क को कैलकुलेट करने में। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, तो उस कंडीशन में जो फोर्स जो है, अब जैसे मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये अपनी डायरेक्शन थी, दोनों के बीच में क्या आ गया, थीटा एंगल। तो एंगल अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा जो फोर्स है वो वर्क करने में यूज नहीं होता, वर्क करने में यूज नहीं होता। उसका जो वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसे ही कंसीडर किया जाएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, when force and displacement are not in same direction या are in different direction, that means both they have an angle, दोनों के बीच जब एक एंगल आ जाए तो उस कंडीशन में फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है दैट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द वर्क, उसका यूज किया जाता है। अब ये जो फोर्स है इसके मेनली टू कंपोनेंट यहां पर कंसिडर किए जाते हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू होती है एफ साइन थीटा। अब ये आपको याद रखनी पड़ेगी, कैसे आती है, ये 11th फिजिक्स का टॉपिक है, 11th या 12th फिजिक्स में जो मोशन है उसका ये टॉपिक है, उसके कंपोनेंट्स। तो उसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर आपको याद ही रखना है ये कितना है, दैट इज एफ साइन थीटा। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू होती है एफ कोस थीटा, दैट इज एफ कोस थीटा। तो हम किसका यूज करेंगे यहां पर, दिस कंपोनेंट। तो फोर्स की जगह क्या लिखा जाएगा, एफ कोस थीटा। क्या लिखा जाएगा, एफ कोस थीटा। तो हियर यहां पर जो वर्क होता है वो इक्वल्स टू होता है component of force, component of force in the direction of displacement and multiplied by displacement, या आप ये भी लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। इफ वी पुट द वैल्यूज, अगर अपन यहां पे वैल्यूज पुट करें तो W इज इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स कौन सा हो गया, एफ कोस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, या जिसको अपन ये भी लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू, ये वैल्यूज एक साथ कर लीजिए, थीटा अलग कर लें तो दैट इज एफ एस कोस थीटा। तो ये आता है इसका फॉर्मूला, एफ एस कोस थीटा। और अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जाता है W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। वेक्टर फॉर्म में अगर अपन लिखते हैं तो हमें ये थीटा वगैरह शो नहीं करना होता, सीधा वेक्टर्स अपन यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स जितना भी अपना पूरा चैप्टर बेस्ड है वो सारा का सारा किस फॉर्मूले पर है, एफ एस कोस थीटा। ये तो केवल एक इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, तो ये तो केवल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर्स, दैट इज एफ वेक्टर डॉट एस
डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। गॉट इट? इससे अपन फर्स्ट फॉर्मूला अपन डिराइव कर सकते हैं जो अभी अपन ने किया था। सबसे पहले लिखा था ना W इज इक्वल्स टू Fs। ये होता है मेन फॉर्मूला वर्क का। अब कैसे इसको अपन डिराइव कर सकते हैं? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया? 0। और थीटा जब 0 होता है तो कोस थीटा, कोस 0 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अब ये 1 मैं यहां पे रखूं तो W इज इक्वल्स टू Fs ही तो आएगा। तो वर्क इस कंडीशन में कितना आ जाएगा? दैट इज Fs, जो अपन ने बात की थी। गॉट इट? तो ये इसका मेन फॉर्मूला रहता है वर्क कैलकुलेट करने का। गॉट इट? क्लियर? चलिए थोड़ा सा अपन वर्क के बारे में बात करें तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखना, यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज से मिलकर बना है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, क्लास 9th में अपन ने पढ़ा था। दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज कॉल्ड, सॉरी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज नोन एज वेक्टर। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर। जबकि जिनको डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड ओनली विच मैग्नीट्यूड ओनली, जिनको अपन को केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो यहां दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है? स्केलर। तो इसलिए वेक्टर के वर्क कैसा हो गया? दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी है ये? स्केलर क्वांटिटी होती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो, डिपेंडिंग अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किस पे डिपेंड करते हुए? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर। सिंपल सी बात है, F इज इक्वल्स टू क्या होता है? Fs। अब जीरो कब हो सकता है? पूरा अगर अपन लिखे तो Fs कोस थीटा, तीन चीजें हैं, Fs थीटा, कोस थीटा। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू जीरो हुई तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जीरो। गॉट इट? तीनों की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव होगा, और तीनों में से किसी की भी वैल्यू नेगेटिव हुई तो दैट इज नेगेटिव। तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो वर्क जो है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो, डिपेंडिंग अपॉन किसके ऊपर? वैल्यू ऑफ द फोर्स, वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट, वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड देयर डायरेक्शंस ऑल्सो। क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कोस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। गॉट इट? क्लियर? तो डिपेंडिंग अपॉन, इनके ऊपर डिपेंड करते हुए, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए, इनके ऊपर डिपेंड करते हुए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नाउ लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या है? जब फोर्स और या जो उसका फोर्स का जो कंपोनेंट है, फोर्स का जो कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो, दोनों किस में हो? सेम डायरेक्शन में। जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अपन ने F फोर्स लगाया, और F फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट S डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हो गया। तो दोनों जो हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों किस में है? दे आर इन सेम डायरेक्शन।
दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में जो वर्क जो होता है वो कितना, वो क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव। गॉट इट। जैसे इसके लिए अपन बात करें तो एज यू नो फोर्स इज इक्वल्स टू सॉरी वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। हियर थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों सेम डायरेक्शन में तो कितना है 0, और यू नो दैट कोस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, तो W इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एफ एस। पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, दैट इज पॉजिटिव वर्क। इस कंडीशन में जो वर्क है वो अपन किससे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब इसके एग्जांपल जैसे स्टार्ट में अपन ने लिया था, एक ऑब्जेक्ट है उसको हॉरिजॉन्टल पुश या पुल करते हैं, पुश किया या पुल किया, तो उस कंडीशन में जो फोर्स अपन ने लगाया है उसी के अलोंग ये मोशन कर रहा है, या एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया, ऊपर से लेफ्ट कर रहा हूं मैं, तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, उसके डाउन साइड में, और ऑब्जेक्ट भी किधर मूव कर रहा है, डाउन साइड में। तो इस कंडीशन में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ये जो सिचुएशन है इसमें जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, दैट इज पॉजिटिव। ओके, द रिमेनिंग दैट इज नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।